इस वीडियो में एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में बताया जाएगा। एसिड बेस सॉल्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हम लोग को जानना होगा इसके बारे में। इसके लिए अलग अलग क्लास में अलग अलग नाम दिया गया है। जूनियर्स क्लास में इसे एसिड बेस सॉल्ट कहा जाता है, जबकि सीनियर क्लासेस में इसके लिए हम लोग अलग से वर्ड यूज करते हैं इक्विलिब्रियम, जिसमें इक्विलिब्रियम और आयोनिक इक्विलिब्रियम में हम लोग एसिड बेस सॉल्ट के बारे में पढ़ते हैं। अलग अलग साइंटिस्ट का नाम जैसे आर्हेनियस एसिड बेस, लुबिस एसिड बेस, ब्राउनस्टेड-लॉरी एसिड बेस। पर्पस एक ही है कि एसिड को पहचानना, एसिड का कैरेक्टराइज करना, उसका आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन करना, उसको कैटेगराइज करना। और इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ने से पहले या इलेक्ट्रोलाइसिस चैप्टर पढ़ने से पहले हम लोग को ये समझना होगा कि एसिड्स, बेस और सॉल्ट कैसे आयोनाइज होते हैं, कैसे डिसोसिएट करते हैं, एसिड्स को आप कैसे कैटेगराइज करेंगे। तो आज जो चैप्टर हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं वो है एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड वर्ड से आप लोग बहुत अच्छे से परिचित होंगे। एसिड होता क्या है? एसिडिटी बायोलॉजी में भी हम लोग पढ़ते हैं कि स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, वो एसिड बहुत सारा वर्क करता है। तो सबसे पहले हम लोग को समझना होगा कि एसिड्स होते क्या हैं, एसिड्स को हम कैसे डिफाइन कैसे करेंगे, इनको टेस्ट के आधार पे कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि बहुत सारे एसिड्स नेचुरली मिलते हैं हम लोग को। इन्हें लैब में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, और चौथा इनको कैटेगराइज कैसे करेंगे, व्हाट इज एसिड्स। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो एसिड्स का मतलब होता है, और आप कह सकते हैं कि एसिड्स आर दोज कंपाउंड्स which gives hydronium ion in its aqueous form। रफ लैंग्वेज में बहुत सारे बच्चे ये भी बोलते हैं, हम लोग ये भी बोल सकते हैं H+ आयन, मगर करेक्ट होगा हाइड्रोनियम आयन। एक एग्जांपल हम शो कर रहे हैं, यहां पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज किए हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड गैस दो अलग अलग चीज है। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इज नॉट एन एसिड। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को जब आप हाइड्रेट करेंगे, इसे वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, तभी वो एसिड बनेगा, क्योंकि एसिड होने के लिए क्या चाहिए? हाइड्रोनियम आयन चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग पहले ही केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं कि HCl दो फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, H+ और Cl- के फॉर्म में। HCl एक तरह का पोलर बॉन्ड है, ये हम पहले ही बताए हैं कि H और Cl के बीच में दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। इस शेयरिंग के कारण इनके बीच का ऑक्टेट H और Cl के बीच का बॉन्ड पूरा होता है, लेकिन Cl बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसके कारण यहाँ पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर जाता है। यानी HCl एक तरह का पोलर कंपाउंड है, ये पोलर बॉन्ड बनाता है, जहां हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और Cl पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये एक तरह का पोलर कोवैलेंट कंपाउंड है। अब जैसे ही इसको हम वाटर में डालें, ये H+ वाटर के साथ कंबाइन करके हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करता है, और यही हाइड्रोनियम आयन जो है वो एसिड का टेस्ट देता है। इट गिव्स टेस्ट ऑफ एन एसिड। तो आप कह सकते हैं कि वो सारे कंपाउंड्स जहां पर हाइड्रोजन है वो एसिड्स हैं
बिहेव करते हैं? वो सारे कंपाउंड्स जिनमें हाइड्रोजन है और जो वाटर में हाइड्रोनियम आयन देते हैं वो एसिड्स हैं। ग्लूकोज C6H12O6, इसमें हाइड्रोजन है मगर ये हाइड्रोनियम आयन नहीं देता है, तो ये एसिड नहीं है। इथेनॉल C2H5OH, ये भी आयोनाइज करके हाइड्रोनियम आयन नहीं देता है। तो एसिड होने के लिए जरूरी नहीं है कि उस कंपाउंड में हाइड्रोजन हो। HCl गैस हाइड्रोजन है मगर वो एसिड नहीं है। हाइड्रोजन होने के साथ साथ वो अगर हाइड्रोनियम आयन दे इन इट्स एक्वस फॉर्म, इन इट्स मोल्टेन फॉर्म में H+ आयन दे, मोल्टेन फॉर्म में H+ आयन दे, तो वो कैसा एसिड के जैसा बिहेव करता है। अब यहाँ है सेकेंड पॉइंट क्या है कि आप एसिड को टेस्ट कैसे करेंगे। तो एसिड एक लैटिन वर्ड से बना हुआ है जिसका नाम है एसिडस, सार, खट्टा। नींबू, लेमन, जब आप उसको टेस्ट करें तो वो खट्टा होता है, वो एसिड है। टामारिंड, इमली, खट्टा होता है। तो जितने भी खट्टे पदार्थ हैं, सार टेस्ट किए हैं, वो एसिड है। लैब में आप इसे कैसे टेस्ट करेंगे? तो लैब में अगर ब्लू लिटमस पेपर को एसिड से पास किया जाए तो ये रेड में बदल जाता है। दिस इज द टेस्ट ऑफ एन एसिड। क्योंकि सारे एसिड को आप टेस्ट करके नहीं बता सकते हैं कि वो एसिड है या नहीं है। बहुत सारे एसिड जो नेचुरली मिलते हैं सिर्फ उन्हें हम टेस्ट करके बता सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे एसिड्स हैं that is not beneficial for us, तो उनके लिए हम लोग को लैब टेस्ट करना पड़ता है। तो लैब में जैसे आप किसी केमिकल्स को ब्लू लिटमस के पेपर पास ले जाएंगे और वो रेड हो जाएगा तो वो एसिड है। तो यहाँ हम कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाएंगे, एग्जांपल्स के द्वारा शो करेंगे कि ये कंपाउंड एसिड्स है और इसमें हाइड्रोनियम आयन बनते हैं। जैसे फर्स्ट आई हैव गिवन HCl, सेकंड HNO3 नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड को आप जब वाटर से रिएक्ट करवाओगे तो ये भी प्रोड्यूस करेगा H3O+ आयन एंड NO3-, लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये किस फॉर्म में टूटेगा, H+ NO3-। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसको जब आप वाटर के साथ, यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लेंगे तो यहाँ 2H3O+ वाटर बनेगा प्लस 2SO4, SO4 2- आयंस बनेंगे। ये चीज हम पहले भी बताए हैं कि क्रिस क्रॉस को अगर आप ध्यान में रखें तो ये जो 2 दिखाई दे रहा है वो किसका वैलेंसी है, सल्फेट का है। तो आप लिख सकते हैं SO4 2- और ये इसका वैलेंसी कितना है 1, तो हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना होगा, 2 हाइड्रोजन है +1। तो ये 2H+ जो है ये 2 वाटर के साथ रिएक्शन करवा के बना देगा 2H3O+, और ये SO4 जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा SO4 2-। तो ये सारे कंपाउंड्स जो हैं एसिड हैं, क्योंकि ये सारे कंपाउंड्स क्या होते हैं, एसिडिक बिहेवियर प्रोड्यूस करते हैं। दे शो हाइड्रोनियम आयन, दे विल टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, so they are also called acid। तो अब हम लोग को कैटेगराइजेशन ऑफ एन एसिड्स, या आप इसको कर सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एन एसिड्स। एसिड्स का क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, कहां से आपको ये एसिड्स मिलता है उसके आधार पे आप एसिड्स को कितने भाग में कैटेगराइज करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स acids are classified into 2 parts. First is the organic acid and second is the inorganic acid. Organic acids are those acids which can be obtained
from living plants and animals. That is from living source. इथानोइक एसिड ऑर्गेनिक एसिड्स है, ऑक्सैलिक एसिड्स ऑर्गेनिक एसिड्स है। इनऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं? जो अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स से मिलते हैं। जैसे फ्रॉम, ये कहां से मिलेगा? ऑर्गेनिक एसिड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये क्या है? फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। इसमें क्या आ जाएगा? जैसे आपका सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड्स, ये सारे क्या है? इनऑर्गेनिक एसिड्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स एसिड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू ऑर्गेनिक एसिड्स एंड इनऑर्गेनिक एसिड। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ के आधार पे एसिड्स को हम लोग कैटेगराइज करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर दोज एसिड्स व्हिच कंप्लीटली आयोनाइज इन इट्स एक्वस फॉर्म। पूरी तरीके से वो वाटर में टूट के हाइड्रोनियम आयन देते हैं। HCl is a strong acid, HNO3 is a strong acid, H2SO4 is a strong acid। कंप्लीटली आयनाइज करने का मतलब क्या है? कि बिफोर आयनाइजेशन यू हैव HCl molecule, after ionization you will have only ions, no molecules। यानी अगर आप HCl को वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये कंप्लीटली आयनाइज हो जाएगा। मतलब आफ्टर आयनाइजेशन आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेंगे? आयंस मिलेंगे। ये नो मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड। वीक एसिड्स क्या है? दे आर पार्शियली आयोनाइज्ड इन देयर एक्वस फॉर्म। ऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं वो वीक एसिड्स होते हैं। आप इथानोइक एसिड्स को ले लीजिए। इथानोइक एसिड्स को जब आप वाटर से रिएक्ट करवाएंगे तो ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोनियम आयंस आर प्रेजेंट। ओनली a small amount of hydronium ions are present। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ आयंस भी होंगे और ये कंपाउंड्स भी होंगे, ये मॉलिक्यूल्स भी होंगे। तो पार्शियल डिसोसिएशन का मतलब होता है कि सम अमाउंट ऑफ आयंस आर प्रेजेंट, सम अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट। तो आप कह सकते हैं कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन को शो करता है। यहाँ एक चीज हम बताना बहुत जरूरी समझते हैं। जब स्टैंडर्ड 11th में केमिस्ट्री का इक्विलिब्रियम पार्ट स्टार्ट करेंगे तो उस समय हम लोग को उसका दो पार्ट पढ़ना है, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आयोनिक इक्विलिब्रियम। आयोनिक इक्विलिब्रियम बेसिकली हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ही यूज करते हैं। वहां हम लोग वीक एसिड्स, इलेक्ट्रोलाइट्स में एसिड्स भी आता है तो वहां हम लोग वीक कंपाउंड को ही हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कंपाउंड्स में ओनली एरो वन डायरेक्शन में होगा। मतलब रिएक्टेंट कंप्लीटली कन्वर्ट्स टू प्रोडक्ट, इट विल नॉट रिवर्स बैक। जबकि वीक कंपाउंड में रिएक्शन एरो दोनों डायरेक्शन में होगा, फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड। तो यहाँ रिएक्टेंट टर्न्स होगा प्रोडक्ट में, सब प्रोडक्ट टर्न्स टू रिएक्टेंट। तो यहाँ इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा, जिसके कारण ये अलग अलग प्रॉपर्टीज शो करना शुरू करेंगे। तीसरा क्लासिफिकेशन, ये है क्लासिफिकेशन ऑफ एन एसिड्स। इसको हम एक टेबल के रूप में दिखाए हैं। एसिड्स को हम लोग कितने पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं? तो फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। सोर्स के आधार पे आप एसिड्स को दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है ऑर्गेनिक एसिड्स और दूसरा है इनऑर्गेनिक एसिड्स।
ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ के आधार पर आप एसिड्स को दो पार्ट में बांट सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड्स। बहुत इंपॉर्टेंट, स्ट्रॉन्ग एसिड्स में आपका HCl, HNO3, H2SO4। वीक एसिड में जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, माइंडेड, ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड्स। इथेनोइक एसिड CH3COOS, मिथेनोइक एसिड HCOOH, ऑक्सैलिक एसिड, ये सारे वीक एसिड्स हैं। दिस इज इथेनोइक। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों को डिटेल में जाना है। ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर कंपाउंड और मॉलिक्यूलर कंपोजिशन, यहाँ पर आप कंपोजिशन वर्ड यूज करिए। इसमें ऑक्सी एसिड्स और दूसरा है हाइड्रा एसिड्स। ऑक्सी एसिड्स कहने का मतलब होता है वो सारे एसिड्स जिसमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन हो और कोई और एक नॉन मेटल हो। यहाँ तीन पार्ट होना चाहिए, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नॉन मेटल। लाइक H2SO4, ये ऑक्सी एसिड्स है। इसमें हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। ऑक्सी एसिड्स में ऑक्सीजन इज मैंडेटरी, ऑक्सीजन रहेगा ही रहेगा। H2SO4 ऑक्सी एसिड्स है, HNO3 ऑक्सी एसिड है, H2CO3 ऑक्सी एसिड्स है। हाइड्रा एसिड्स का मतलब है हाइड्रोजन के साथ नॉन मेटल, लेकिन ऑक्सीजन इसमें नहीं होना चाहिए। इट मींस इट हैज हाइड्रोजन और इसके साथ कोई और नॉन मेटल, नो ऑक्सीजन। इसमें ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए। जैसे HCl, ये क्या है? हाइड्रा एसिड है। HBr, HI, ये सारे क्या है? हाइड्रा एसिड्स। ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसका हम लोग यूज केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स में भी यूज करते हैं। मोल कॉन्सेप्ट जब पढ़ेंगे तो उसमें यूज होता है। तो यहां पर पहला है मोनोबेसिक। यहां वर्ड है बेसिसिटी, मतलब एसिड्स का हाइड्रोजन बेस के कितने OH मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा, दिस इज कॉल्ड बेसिसिटी। हाउ मेनी OH ग्रुप्स आर रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद एसिड्स। अगर एसिड्स के पास एक हाइड्रोजन है तो उसका बेसिसिटी 1 होगा, बिकॉज इट नीड्स ओनली वन बेस टू रिएक्ट। तो मोनोबेसिक मींस HCl इस कैटेगरी में आएगा, HNO3 इस कैटेगरी में आएगा। दैट मींस वन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम, और यू कैन से वन हाइड्रोनियम आयन इज देयर, तो वो मोनोबेसिक है। डाइबेसिक एसिड, वो सारे एसिड्स जिनमें दो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम हैं, जो डिसोसिएशन के बाद दो हाइड्रोजन H3O+ आयन प्रोड्यूस करते हैं, वो डाइबेसिक है। तीसरा ट्राइबेसिक, फॉस्फोरिक एसिड 3 हाइड्रोनियम है, H3PO4। सो ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी एसिड्स को हम तीन पार्ट में कैटेगराइज करते हैं, मोनोबेसिक, डाइबेसिक एंड ट्राइबेसिक। और चौथा लास्ट क्लासिफिकेशन क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ के आधार पे आप एसिड को दो पार्ट में बांटते हैं। वन इज डाइल्यूट एसिड एंड सेकेंड इज कॉन्सेंट्रेट एसिड्स। Dilute acids are those acids in which along with acid water is also present, or you can say that impure acids। और concentrate acids को आप लिख सकते हैं, this is concentrate acid, pure acid, pure acids, that means acid with no water is called concentrate acids। यहां हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाइल डाइल्यूशन, जब आप एसिड को डाइल्यूट करते हैं, लैब में हम लोग को डाइल्यूट एसिड ही मिलता है। वी कैन नॉट यूज प्योर एसिड, दे आर हाईली करोसिव, बर्निंग इफेक्ट, दे विल प्रोड्यूस बर्निंग इफेक्ट। तो डाइल्यूट एसिड्स जब आप यूज कर रहे हैं तो यहाँ एक
वर्ड यूज होता है कि आप एसिड को डाइल्यूशन कैसे करेंगे, ईदर एडिंग वाटर इन एसिड्स और एसिड्स इन वाटर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, डाइल्यूशन आप करेंगे कैसे, एडिंग वाटर इन एसिड और एडिंग एसिड इन वाटर। तो यहां हम लोग दिस प्रोसेस को यूज करते हैं। एसिड्स आर हाईली कोरोसिव। अगर एसिड्स को, वाटर को एसिड्स में हम लोग डालेंगे तो जो भी वाटर हम लोग डालेंगे दैट वाटर टर्न्स टू स्टीम, दैट विल स्प्लैश, दैट मे बी it can splash on our face and it can produce burning effect. लेकिन जब आप एसिड्स को वाटर में डालेंगे तो you are adding little acids, so whatever heat is produced, that heat is not sufficient to convert entire water into steam. So it will safety while dilution we have to remember that acids must be added in water. तो so far जो हम लोग ये क्लासिफिकेशन पढ़े, इससे बहुत सारा क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक दो क्वेश्चंस को हम लोग को देखना चाहिए जो इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म एसिड? ये मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया कि एसिड्स आर द कंपाउंड व्हिच प्रोड्यूस हाइड्रोनियम आयन। Second question, explain the formation of hydronium ion. Write the ionization of sulfuric acid, showing the formation of hydronium ion. तो सल्फ्यूरिक एसिड्स को आप कैसे यूज करेंगे हाइड्रोनियम आयन बनने के लिए, ये मैंने पहले ही जब वीडियो स्टार्ट किया था तो उस समय मैंने दिखाया था कि HCl कैसे ब्रेक होगा, HNO3 कैसे ब्रेक होगा, सल्फ्यूरिक एसिड कैसे ब्रेक होगा। Third question, water is never added to acid in order to dilute it. Why? I have explained कि when dilution we add acid in water, because when water is added in acids, water will turn to steam, because acids are highly corrosive, so they may splash, accident may occur. To take precaution, or in order to take proper precaution, acid is added in water to make it dilute. Fourth, define the term basicity of acid. Give the basicity of nitric acid, sulfuric acid and phosphoric acid. Basicity means how many replaceable hydrogen atom. How many replaceable hydrogen atom. अगर एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है तो मोनोबेसिक, दो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है तो डाइबेसिक और तीन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है तो ट्राइबेसिक। तो यहाँ क्वेश्चंस है कि नाइट्रिक एसिड में कितने की बेसिसिटी कितना है, तो नाइट्रिक एसिड का बेसिसिटी 1 होगा, इट इज अ मोनोबेसिक। सल्फ्यूरिक एसिड का बेसिसिटी कितना होगा, इट इज 2, और फास्फोरिक एसिड का बेसिसिटी कितना होगा, तो ये 3 होगा। It produces 3 hydronium ion, so its basicity is। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव 2 एग्जांपल each of the following। ऑक्सी एसिड्स के 2 एग्जांपल देने हैं, तो ऑक्सी एसिड्स में ऑक्सीजन इज मैंडेटरी, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, ऑल आर ऑक्सी एसिड्स। हाइड्रा एसिड्स नो ऑक्सीजन, HCl, HBr, HI। मोनोबेसिक एसिड HCl इज अ मोनोबेसिक एसिड, डाइबेसिक H2SO4, ट्राइबेसिक H3PO4। उसके बाद यहाँ क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टेटमेंट एसिटिक एसिड इज अ मोनोबेसिक एसिड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एसिटिक एसिड इसका एक और नाम है, इसे हम इथानोइक एसिड भी कहते हैं। ये मोनोबेसिक क्यों है, जबकि यहाँ पर 4 हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है। There are 4 hydrogens are visible. Mind it, यहाँ जितने भी हाइड्रोजन थे वो उसको प्रॉपर कैटेगराइज कर रहे थे। HCl में 1 हाइड्रोजन था तो मोनोबेसिक, H2SO4 में 2 हाइड्रोजन था तो डाइबेसिक,
चार बेसिक, करेक्ट। लेकिन इथानोइक एसिड या एसिटिक एसिड में 4 हाइड्रोजन विजिबल है, फिर ये मोनोबेसिक कैसे हुआ? तो अगर इसका आयोनाइजेशन किया जाए तो आयोनाइजेशन करने पे ये देखा जाता है कि ये जो हाइड्रोजन है, दैट हाइड्रोजन विल कम आउट इन द फॉर्म ऑफ H+, और यही हाइड्रोजन वाटर के साथ रिएक्ट करके बनाता है हाइड्रोनियम आयन। So you can say that when ethanoic acid or acetic acid reacts with water, then one hydrogen of the carboxylic group, mind it, this is the carboxylic group. ये हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोमेनक्लेचर में अच्छे से समझा दिए हैं। कार्बोक्सिलिक ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप, उसमें ये हाइड्रोजन जो है, that hydrogen will come out as a replaceable hydrogen atom, one hydrogen, and the remaining hydrogen will go with the anion. So as one hydronium ion present, as one hydrogen ion is produced, that's why it is called monobasic acids. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, what do you understand by strength of an acid? On which factor does the strength of an acid depends? A strength of acid means how easily it ionizes. If acid is completely ionized, that is a strong acid, I have already categorized. Or if it is partially ionized, it is a weak acid. So how easily hydronium ion produced in a given acid will affect the strength of a acid. Next question है, dilute hydrochloric acid is a stronger than highly concentrated acid. Very important points. यहाँ दो examples use किया गया है. First is the dilute acid, dilute HCl, and second is the concentrate acetic acid. Concentrate acid, that is HCl3COOH. अब यहाँ हमने ये बताया है कि डाइल्यूट एसिड्स जो होते हैं वो इम्प्योर एसिड्स होते हैं, इनमें वाटर का लेवल कम होता है। यहाँ हमने एक्सप्लेन किया है कि डाइल्यूट एसिड्स में वाटर कंसंट्रेशन इज मोर, एसिड कंसंट्रेशन इज लेस। कॉन्सेंट्रेट एसिड्स में एसिड कंसंट्रेशन इज मोर, वाटर इज नेग्लिजिबल स्मॉल। तो अगर हम यहाँ कैटेगराइज करें इस चीज को, अगर हम यहाँ देखें तो HCl is a dilute acid, it has more water and less acid, जबकि इथेनॉइक is a pure acid, concentrate, it has more acid. Still HCl is a stronger acid and ethanoic acid is a weak acid. Why? तो आप इसमें कह सकते हैं, you can explain कि because HCl is a strong acid, और strong acid का अमाउंट आप स्मॉल अमाउंट भी ले, इट विल कंप्लीटली आयोनाइज इन इट्स एक्वस फॉर्म। आप HCl का स्मॉल अमाउंट भी आप यूज करें, इट विल टर्न्स टू H3O प्लस आयन एंड Cl माइनस आयन, एंड देयर इज सिंगल एरो वी यूज। दिस सिंगल एरो के लिए एक अलग वर्ड हम लोग यूज करते हैं, इरिवर्सिबल, कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। जबकि आप इथेनोइक एसिड को यूज करें, इट इज अ वीक एसिड। आप इसका कितना भी कंसंट्रेशन बढ़ा दें, बट इट्स नेचर इज इट इज अ वीक एसिड्स, और वीक एसिड्स जो होते हैं दे आर रिवर्सिबल इन नेचर, इनका पार्शियल आयोनाइजेशन होता है। आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि हम जो भी वीडियो दे रहे हैं, मेरा एक ही प्रायोरिटी है, एक ही फैक्टर पे हम ध्यान दे रहे हैं, कॉन्सेप्ट। आपको अपना कॉन्सेप्ट यूज करना है। सेकेंड थिंग, आई एम गिविंग इंपॉर्टेंस टू योर टाइम। टाइम इज वेरी वैल्यूएबल। आपको समय के साथ हर चीज को लेकर चलना है, तो आपको स्लो नहीं होना है। और आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि चाहे वो पीरियोडिक टेबल हो, चाहे वो केमिकल बॉन्डिंग हो, चाहे वो एसिड बेस सॉल्ट हो, कुछ ना कुछ टॉपिक ऐसा है जो कॉमनली यूज हो रहा है। तो हर चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी टॉपिक को अवॉइड करेंगे तो वो
टॉपिक का कॉन्सेप्ट आपके हाथ से निकल जाएगा। मेरा जो पहला वीडियो आया था केमिस्ट्री में वो था लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, पार्ट 1 पार्ट 2, लेकिन बीच में कुछ प्रॉब्लम्स के कारण मैंने वीडियो देना बंद कर दिया, कुछ समस्याएं आई और आई बिकेम पैसिव। उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया और आई हैव गिवन सॉल्यूशन स्टैंडर्ड 12 क्लास। उसमें भी कुछ इनकम्प्लीट वीडियोस आए, मगर प्रायोरिटी यही था कि सॉल्यूशन का वही पार्ट दिया जाए दैट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर यू, और मैंने स्टोइचियोमेट्री को सेलेक्ट किया। स्टोइचियोमेट्री इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें आप न्यूमेरिकल्स पढ़ते हैं, मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंटेज। तीसरा वीडियो जो मैंने दिया वो वीडियो था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ केमिस्ट्री। जबकि अगर आप स्टूडेंट्स होंगे 11th और 12th के तो आप ये ऑब्जर्व करते होंगे कि 11th 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लास्ट में पढ़ा जाता है। स्टूडेंट स्टडी इन द मंथ ऑफ नवंबर दिसंबर, लेकिन मेरे हिसाब से ऑर्गेनिक का इंट्रोडक्शन पहले होना चाहिए, इसीलिए मैंने इस चीज को पहले चुना। नोमेनक्लेचर आपको जानना चाहिए। उसके बाद मैंने पीरियोडिक टेबल दिया, पीरियोडिक टेबल का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिकल बॉन्डिंग दिया और उसके बाद एसिड बेस सॉल्ट। तो धीरे धीरे मैं सारे टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर रही हूँ और इसमें मैं एकदम डिटेल में लेकर जा रही हूँ ताकि किसी भी स्टैंडर्ड के बच्चे हों, चाहे वो 7th स्टैंडर्ड के हों, 8th स्टैंडर्ड के हों, 9th हो, 10th हो, 11th 12th के बच्चे हों या कंपटीशन के बच्चे हों, उसको आसानी से समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके। क्योंकि कंपटीशन वाले बच्चे, मैंने अपने एक्सपीरियंस में 11th 12th के बच्चों लोगों को देखा है कि 11th 12th से जब पूछा जाता है कि हाउ इज योर प्रिपरेशन, कैसा आप लोग पढ़ रहे हो, आपका 11th क्लास कैसा है, 11th का प्रिपरेशन क्या है, तो मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्या जवाब दिया, 11th 12th इज वेरी इजी, ये तो खुद से करना है, हम लोग कंपटीशन पे फोकस कर रहे हैं। I was totally shocked. कंपटीशन क्या है? What is competition? क्या कंपटीशन 11th 12th से अलग है? क्या कंपटीशन में 10th का कॉन्सेप्ट नहीं आता है? क्या कंपटीशन में 9th का कॉन्सेप्ट नहीं आता है? अगर आप ऑप्टिक्स या लाइट देखें तो आईसीएसई बोर्ड के स्टैंडर्ड 6, 7 के बच्चे जो लाइट टॉपिक पढ़ते हैं वो स्टैंडर्ड 12 में भी है। आप केमिस्ट्री का एसिड बेस सॉल्ट देखें 10th स्टैंडर्ड का या 9th स्टैंडर्ड का आईसीएसई का, वो 11th 12th के बच्चे को भी पढ़ना है। तो ये कहना कि कंपटीशन सेपरेटली हम कंपटीशन पढ़ रहे हैं और 11th 12th खुद से हो जाएगा, ये थोड़ा सा इट इज लिटिल बिट कंफ्यूजिंग और अनडाइजेस्टेबल। इसको डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता है कि विदाउट 11th 12th, विदाउट 9th 10th के बेसिक किए हुए आपको कंपटीशन का प्रिपरेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो यहाँ पर इस चीज को हम एक एक करके बहुत डिटेल में दिखा रहे हैं कि क्यों HCl जो है वो कंप्लीटली आयनाइज कर रहा है और क्यों इथेनोइक एसिड पार्शियली आयनाइज कर रहा है। इसमें पहला पॉइंट इथेनोइक एसिड ऑर्गेनिक एसिड्स है, दूसरा पॉइंट ऑर्गेनिक एसिड्स वीक एसिड्स होते हैं और वीक एसिड्स जो होते हैं वो पार्शियली आयनाइज होते हैं, जबकि HCl इज इनऑर्गेनिक एसिड्स और इनऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। इसमें कार्बोनिक एसिड कुछ एक्सेप्शन है, H2CO3 ये वीक एसिड्स है, कुछ एक्सेप्शंस है वो हम लोग सीनियर्स को पढ़ाते हैं। लेकिन ये बेस क्लास जो है, इस बेस क्लास में मेरा एक ही प्रायोरिटी है, एक ही कोशिश है कि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ लें, उसके बाद एसिड से कोई भी परेशानी आपको नहीं होगा, चाहे वो एसिड्स का डेफिनेशन हो, चाहे वो एसिड्स का क्लासिफिकेशन हो, चाहे वो एसिड का टेस्ट हो, चाहे वो एसिड्स का केमिकल रिएक्शन। क्लासिफिकेशन एक बार आप अच्छे से समझ गए तो आप एसिड्स को अच्छे से समझ जाएंगे। तो इथेनोइक एसिड्स को जब आप वाटर में डालेंगे तो ये वीक एसिड्स है, इट डजंट मैटर हाउ मच कंसंट्रेशन इज देयर, कंसंट्रेशन बढ़ाने पे भी एसिड का नेचर चेंज नहीं होगा। अगर वो वीक एसिड्स है तो वीक ही होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो स्ट्रॉन्ग ही होगा।
तो ये सारी क्लासिफिकेशन मैंने एसिड्स के बारे में दिया। अब इसमें कुछ क्वेश्चन थ्योरेटिकल भी आते हैं जो आप लोग खुद से कर सकते हैं, जैसे एसिटिक एसिड्स कहाँ से मिलता है, विनेगर से। सिट्रिक एसिड कहाँ से मिलता है, ऑरेंज और लेमन से। ब्यूटाइलिक एसिड कहाँ से मिलता है, तो बटर से, रैंसिड बटर। रैंसिड बटर मतलब खराब बटर। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ से मिलता है, तो गैस्ट्रिक जूस। फॉर्मिक एसिड कहाँ से मिलता है, तो स्टिंग ऑफ आंट्स और बीज। लैक्टिक एसिड कहाँ से मिलता है, तो सार मिल्क, खट्टा दूध से। मैलिक एसिड कहाँ से मिलता है, एप्पल से। ओलेइक एसिड कहाँ से मिलता है, ओलिव ऑयल। ऑक्सैलिक एसिड कहाँ से मिलता है, टोमेटो से, बहुत इंपॉर्टेंट। स्टेरिक एसिड कहाँ से मिलता है, फैट से। टार्टरिक एसिड कहाँ से मिलता है, ग्रेप से, टामारिंड और एप्पल, अंगूर, इमली और सेब। और यूरिक एसिड, यूरिन। तो ये सारे एसिड्स हैं, चाहे वो विनेगर हो, चाहे वो फ्रूट्स हो, चाहे वो गैस्ट्रिक जूस हो, चाहे वो खट्टा दूध हो, चाहे वो सेब हो, चाहे ओलिव ऑयल हो, चाहे टोमेटो हो, ये सारे कंपाउंड्स में एसिड्स होते हैं। मगर ये एसिड्स जो होते हैं दे आर गुड एसिड्स, दे आर फ्रेंडली, जो हमारे बॉडी के ग्रोथ को हेल्प करने में मदद करते हैं। मगर कुछ करोसिव एसिड्स भी होते हैं जिन्हें हम लोग लैब में यूज करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे बेस, क्लासिफिकेशन ऑफ बेस और उसका यूजेस। थैंक यू।